गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 3 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको इलेक्शंस के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, दरअसल में ना वेस्ट बंगाल के जो पार्टी है, आप जानते हो, तृणमूल कांग्रेस। दरअसल में उसका एक इल्ज़ाम था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि अलग अलग स्टेट्स के लोग, जैसे जो लोग हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, उनको कहीं ना कहीं इसकी जो वोटर लिस्ट है उसमें ऐड कर रहा है, ताकि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आकर वोट करें एंड वो जीत जाए। ये बहुत टाइम से इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, एंड इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने इसके सोशल मीडिया के ऊपर कुछ प्रूफ्स भी डालने की कोशिश करी। फिर ये मुद्दा गया इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं। देयर हैव बीन सम केसेस जहां पर जो ईपीआईसी नंबर है, दैट इज इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वो देखा गया है कि हाँ, कुछ जगह पे वो डुप्लीकेटेड है। मतलब मान लीजिए एक पर्सन का जो कार्ड है वो दिल्ली में भी बना हुआ है, उसी पर्सन का महाराष्ट्र में बना हुआ है, उसी पर्सन का हरियाणा में भी बना हुआ है। पर ईसीआई ने ये बोला कि शायद ये जो गलती हुई है, ये डुप्लीकेशन जो हुई है ना, मैनुअल मेथड की वजह से हुई है। यानी कि अगर आप पेन पेपर बेस्ड तरह से आप रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते थे ना पहले, उस वजह से कहीं ना कहीं समस्या आई है। पर अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर गए हैं। हमारा जो एरोनेट प्लेटफॉर्म है, राइट, वो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डेवलप किया गया है। तो आने वाले समय के अंदर जो भी ऐसे नाम होंगे जो डुप्लीकेटेड हैं, उनको वो डिलीट कर देंगे, जो भी इस तरह से डुप्लीकेट वोटर आईडी है। तो ये यहाँ पे ईसीआई ने बोला है। पर ईसीआई ने साथ में ये भी बोला कि ये मत समझना कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर कहीं पर भी वोट डाल देगा, ऐसा नहीं है। पर जो वोट होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही डालेगा। तो ये थोड़ा सा ईसीआई के द्वारा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी करने की कोशिश करी गई है कि जो भी डुप्लीकेट्स वोटर आईडी थी ना, उनको वो हटाएगा। अब तृणमूल कांग्रेस को मुद्दा मिल गया इसके ऊपर कि कहीं ना कहीं ईसीआई ने मान लिया कि डुप्लीकेट वोटर आईडीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड की बात करी जा रही है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। तो ये हमें थोड़ा सा मुद्दा पता होना चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 3 मार्च 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आप जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दोस्तों, हमारा विश्वास दिवस आप जानते होंगे, जो 28 फरवरी को हुआ था। उसी विश्वास दिवस के मौके के ऊपर हमारे जितने भी यूपीएससी बैचेस हैं, उन सब के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप अपने जो कोर्सेज हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ये सारे जो आपके यूपीएससी कोर्सेज का लिंक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस पर्टिकुलर मौके का आप डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए एंड अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है पीकेके के बारे में, दैट इज कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। देखो, पहली बात ना, आप यहाँ पे एरिया अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये वाला आप रीजन देख रहे हो जो मैं यहाँ पे रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम कुर्दिस्तान बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ना, जो कुर्द लोग हैं, जो कुर्दिश पीपल है, वो आपको मेजरली 5 देशों के अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ लोग आपको ईरान में देखने को मिलेंगे, कुछ इराक, कुछ सीरिया, कुछ टर्की, कुछ अर्मेनिया। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि अगर जो कुर्द लोग हैं, वो लगभग, उनकी जो पॉपुलेशन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन इन नंबर। आप समझ पा रहे हो? तो एथनिक ग्रुप जो है ना कुर्द, उनकी नंबर जो है वो 40 मिलियन के आसपास है, जो इन 5 देशों में यहाँ पे स्प्रेड है। एंड ये बोलते क्या है? ये कुर्दिश लैंग्वेज बोलते हैं। अब दिक्कत पता क्या है? जो कुर्दिश लोग हैं उनको यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनको अपना खुद का देश मिल जाएगा। पर उनको कभी वो मिला ही नहीं, उनका खुद का देश, है ना। बेसिकली ना, ये सुन्नी मुस्लिम है। अगर आप थोड़ा इनकी एथनिसिटी देखना चाहते हो तो सुन्नी मुस्लिम आपको देखने को मिल जाएंगे ज्यादातर जो लोग हैं। तो इनको अपना देश कभी मिला ही नहीं। इसीलिए कुछ हिस्सा इनका, मतलब कुछ लोग ईरान में है, कुछ इराक में, कुछ सीरिया, कुछ टर्की, कुछ अर्मेनिया के अंदर। अब आप नोटिस कर पाओगे कि टर्की का ना लगभग 15% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है, वो दरअसल में कुर्द की ही है। तो इसीलिए ना दोस्तों, जो पीकेके करके पार्टी है, कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, ये यहाँ पे कुर्दिश लोगों के हक की आवाज उठाने की कोशिश कर रही थी। पर ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन निकली। एक्चुअली इन्होंने बहुत ज्यादा वायलेंस किया टर्की के अंदर। इनफैक्ट अगर हम बात करें, यूएसए हो गया, ईयू हो गया, एंड आपका इवन टर्की, ये इस पर्टिकुलर पार्टी, कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर चुका है। तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी सिटीज को यहाँ पे इन्होंने तबाह किया, एंड बदले में टर्की ने इनको तबाह किया। तो काफी लंबे टाइम से इनके बीच में सीज फायर की बात हो रही थी। एंड फाइनली अगर हम बात करें तो इनके बीच में एक सीज फायर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो इनके लीडर है ना, दैट इज अब्दुल्ला अकलन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कुर्दिश फाइटर्स को बोला है कि अपने जो हथियार हैं वो हथियार डाल दें, एंड अकॉर्डिंगली टर्किश के साथ हमारा जो सीज फायर है वो हो चुका है, ठीक है।
तो डेफिनेटली आप नोटिस कर पाओगे किस तरह से उन्होंने आर्म स्ट्रगल करी। इनफैक्ट इनका जो लीडर था उनको 1999 में कैप्चर किया गया एंड उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे भेज दिया गया। बाकी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इनका रहा है बहुत सारी सिटीज के रिगार्डिंग, एंड अब यहाँ पे कोशिश हो रही है कि जो सीज फायर हुआ है डेफिनेटली इससे आने वाले समय के अंदर और शांति एस्टेब्लिश हो। बाकी कुर्द मैंने आपको बता ही दिया, इन 5 देशों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं मेक द वर्ल्ड वियर खादी कैंपेन के बारे में। दोस्तों खादी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, है ना। महात्मा गांधी जी की जब हम बात करते हैं तो बहुत वो खादी की बात करते थे। एंड इसको कैसे बनाया जाता है, चरखे के माध्यम से। चरखा क्या होता है, हमारा जो ट्रेडिशनल स्पिनिंग व्हील है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये होता है चरखा। तो चरखे के माध्यम से हैंड वोवन जो फैब्रिक होता है उसको हम बोलते हैं खादी, राइट। मोस्टली दोस्तों जो खादी बनता है मोस्टली आपको कॉटन से बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी सिल्क हो गया, वूल वेरिएंट भी एग्जिस्ट करते हैं, बट मोस्टली आपको कॉटन से मिलता है। अब आप नोटिस कर पाओगे गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट की जब बात करी, डेफिनेटली उन्होंने बात करी कि हम सबको खादी पहनना चाहिए, एंड ब्रिटिश के जो टेक्सटाइल्स है इंपोर्ट उसके अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस करना इसको इस्तेमाल किया। अब ये जो आज के समय अगर हम बात करें ना, तो हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री आप सब लोग जानते होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसके अंतर्गत आपको केवीआईसी देखने को मिलेगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यही पूरा काम करता है खादी प्रोडक्शन और खादी के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। प्लस आप नोटिस कर पाओगे ये केवीआईसी अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि केवीआईसी एक्ट 1956 के अंतर्गत बनी थी, ताकि हम बड़े लेवल के ऊपर खादी को प्रमोट करें, उसको बनाएं, एंड लोगों में रोजगार की भावना भी यहाँ पे जागृत हो। तो अभी इसी चीज को नोटिस करते हुए हमारा जो मिनिस्ट्री है आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने मेक द वर्ल्ड वियर खादी कैंपेन, यानी कि दुनिया को हमें खादी पहनानी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट, उसके रिगार्डिंग प्रमोशन इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, ताकि हम ये कोशिश कर पाएं कि भारत का जो टेक्सटाइल हेरिटेज है उसको ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स के साथ उसको हम ब्लेंड कर पाएं। देखो आजकल भी आप लोगों ने नए नए देखे होंगे, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट के अंदर जो खादी की बात भी करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम वो फैशन भी साथ में यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को आगे लेके जाने की। इनफैक्ट ना मैंने आप लोगों के साथ कई बार वेव्स डिस्कस किया है, बहुत बार, 2 या 3 बार डिस्कस हो चुका है प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही। वेव्स आप लोग जानते ही होंगे, मई 1 से मई 4 के बीच में होगा, है ना। मैंने बताया था आपको, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। तो वहां पर भी आप नोटिस कर पाओगे जो वेव्स होगा ना उसका भी ये हिस्सा रहने वाला है। भारत में पहली बार ये होगा, जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे इस पर्टिकुलर वेव समिट के अंदर ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफोटेनमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, डिजिटल मीडिया, इनोवेशन, फिल्म्स, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको इन्वाइट भी किया है इस चीज़ के लिए कि जो क्रिएटर्स हैं वो आएँ एंड डेफिनेटली इसका हिस्सा बने। ये यहाँ पे फोकस रहने वाला है, एंड इसी पर्टिकुलर मौके के ऊपर खादी को भी हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज डीप सी रीजन ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि आखिर ये मुद्दा क्या है एंड हमें क्या अंडरस्टैंड करना है। देखो यार, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। आप ना पहले टॉपिक समझना कि यहाँ पे पॉइंट क्या है। देखो एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे क्या है, एक ओपन एरिया एक्रिलेज पॉलिसी। दरअसल में ना आप लोगों ने सुना होगा HELP के बारे में। HELP क्या है? HELP स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। इससे पहले पता क्या होता था, हमारे पास पहले होती थी NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। 2016 तक NELP चलता था, पर 2016 के बाद NELP हमने हटा दिया एंड उसको रिप्लेस किसने किया, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत ही बात करी गई है किसकी, ओपन एक्रिएज की। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय ओपन एक्रिएज? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, अब इन्वेस्टर के पास हक होना चाहिए या फ्रीडम होनी चाहिए कि अपनी मर्जी का ब्लॉक कार्व आउट कर पाए। लेट अस से किसी एरिया को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो फ्रीडम होनी चाहिए इन्वेस्टर के पास, जो भी उनका पसंदीदा एरिया है वहां पर उसको एक्सप्लोर करवाएं। तो यही OALP आपकी HELP का यहाँ पे आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा, उसी के अंतर्गत एक इनिशिएटिव है। तो इसीलिए यहाँ पे किया गया था ताकि हम चीजें इन्वेस्टर फ्रेंडली कर पाएं एंड ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन को हम थोड़ा और बूस्ट कर पाए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना, जो भी उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो होगा, ठीक है, जो भी उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको यहाँ पे कंपनी अपने मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगी फ्रॉम द NDR, दैट इज नेशनल डेटा रिपोजिटरी से आराम से उसको यहाँ पे अपना पसंदीदा एरिया यहाँ पे चूज कर पाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि सरकार की वेट करनी है, नहीं, कंपनीज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकती हैं, उनको एक्सेस होगा NDR का, है ना। एंड कंपनीज हर चीज को समझ पाएंगी कि वहां पे सीस्मिक, वेल, सब सरफेस डेटा सबके पास होगा कंपनीज के पास। तो अपने
प्रॉपरली वेल इन्फॉर्म्ड, जिसको हम बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग के अंदर जो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग वो कर पाएंगी, या जिसको हम गवर्नेंस की लैंग्वेज के अंदर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कंपनीज कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा होगा। तो कौन से एरिया को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कौन से नहीं, वो सारा उनको पता लग जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे OALP के माध्यम से ना हमने रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया है। इससे पहले ना हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल अडॉप्ट करते थे, पर अब हमने प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल हटा के हमने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की यहाँ पे बात करी है कि अब जो प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, जितना भी आपका रेवेन्यू होगा वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे। क्योंकि देखो प्रॉफिट कब होगा नो वन नोस, पर रेवेन्यू तो डेफिनेटली जब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे मिलने लग जाते हैं ना, वी स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। तो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में ये दिक्कत आ रही थी कि पहले सब अपनी कॉस्ट रिकवर करेंगे, उसके बाद ही जाके लोगों को पैसा मिलता था या सरकार को पैसा मिलता था। पर हम अब मूव कर चुके हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की तरफ। बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि लोगों को वेट करनी पड़ेगी कि सरकार कब हमें यहाँ पे ऑप्शन करेगी, नहीं। यहाँ पर OALP के माध्यम से साल भर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप सबमिट कीजिए, जिसके माध्यम से बहुत आराम से आपको ब्लॉक्स एलोकेट कर देंगे। ये है OALP, जो कि HELP के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम इसकी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना अभी किया गया है 10th राउंड ऑफ OALP, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा था। दरअसल में यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको डीप सी रीजन को यहाँ पे अपने लेटेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन टेंडर के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया है। तो वही जो OALP है उसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब ये सब काम होगा जो मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। तो इनफैक्ट आप नोटिस कर पाओगे जो पूरा रीजन है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब ये कहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड काफी इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट हमारा मरीन इकोसिस्टम है। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे ये लोकेटेड है बिटवीन सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। 1989 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। एंड इंडिया का पहला मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व और कोई नहीं, वो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ही है। यहाँ पर ना आप लोगों ने डुगोंग के बारे में सुना होगा, जिसको हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा भी आपके सी टर्टल्स, जैसे आपका हॉक्सबिल टर्टल, ग्रीन टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल, लेदरबैक टर्टल, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा डॉल्फिन, वेल्स हो गया, कोरल रीफ्स आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, सी ग्रास बेड हो गया, डेफिनेटली मैनग्रोव्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी गल्फ ऑफ मन्नार के रिगार्डिंग। एंड जो एरिया मैंने आपको बताया या जो पॉलिसी बताई, आई होप आपको पॉलिसी भी समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जशन ए खुसरो। देखो खुसरो से नाम क्या दिमाग में क्या आता है, अमीर खुसरो का नाम है ना। तो दरअसल में उन्हीं की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जशन ए खुसरो। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। इनफैक्ट उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसके रिगार्डिंग एक रील भी डाली है ना, या मतलब मैंने देखी, मतलब कहीं उन्होंने यूट्यूब पर डाली होगी आई थिंक। तो यहाँ पे दिखाया गया कि जश्न ए खुसरो किस तरह से बहुत ही एक बड़ा इवेंट होता है सूफी म्यूजिक फेस्टिवल का। तो इसलिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर ये जो सुंदर नर्सरी है ना, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को। तो थोड़ा सा आप इसको देख पाओगे कि जैसे रूमी फाउंडेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इसको फाउंड किया गया था 2001 के अंदर बाय द फिल्म मेकर मुजफ्फर अली, राइट। तो 25 साल यहाँ पे इस साल के इस चीज़ के कंप्लीट हुए हैं, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी अगर हम बात करें अमीर खुसरो जी की, तो आप नोटिस करोगे कि इनका जो जन्म हुआ था ना, वो 1253 के अंदर हुआ था, 1253 के अंदर। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, ये अपने आप को इंडियन तुर्क कहते थे। क्यों कहते थे इंडियन तुर्क, क्योंकि एक्चुअल में जो इनके फादर थे वो तो टर्किश थे, है ना। एंड की जो मदर थी वो आपको इंडियन देखने को मिलती है, इसलिए इनको इंडियन तुर्क भी कई बार कहा जाता है। बाकी इसके अलावा भारत का लिटरेचर, म्यूजिक, कल्चर को शेप करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड इनका ना जो वर्क था उसमें एक मिक्सचर था, इसमें एक फ्यूजन था पर्शियन, टर्किक एंड इंडियन ट्रेडिशन का। जो हम बात नहीं करते गंगा जमुनी तहजीब की, है ना, उसी की स्पिरिट को यहाँ पे ये दिखाते हैं अपने वर्क के माध्यम से। इनफैक्ट इनका जो नाम में अमीर जो वर्ड आया, अमीर टाइटल किसने दिया, वो दिया सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा इनको तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ वर्क्स की आप यहाँ पे बात करोगे ना, तो एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे कि ये रॉयल कोर्ट जो 5 दिल्ली सुल्तान थे उनके आपके कोर्ट पोइट देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुइजुद्दीन कैकाबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड गयासुद्दीन तुगलक। तो यानी कि ना आप नोटिस कर पाओगे कि 5 दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत ये कोर्ट पोइट थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा जो चिश्ती सेंट है निजामुद्दीन औलिया, उसके डिसाइपल आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी इनके वर्क्स आप डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपका छाप तिलक हो गया, जहल मस्किन, ठीक है, सकल वन,
फूल रही सरसों, ये सारे इनके वर्क्स हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे राग्स यहाँ पे बनाए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि सितार और तबला को इन्वेंट करने वाले अमीर खुसरो ही थे। ठीक है, इन्होंने हिंदवी हिंदवी मतलब जो हिंदी और उर्दू का जो प्रीकर्सर था उसको यहाँ पे डेवलप किया। इन्होंने पर्शियन में भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, है ना। एंड सूफी कवाली के पायनियर इनको ही माना जाता है। इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। फैक्चुअल चीज़ें देखो आ जाती हैं यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन भी आया है इनके ऊपर, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पोर्टल का या प्लेटफॉर्म का नाम लिखा हुआ है swik.meeti.gov.in। मीटी तो आप सब लोग समझते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये SWIK क्या है दोस्तों? SWIK स्टैंड्स फॉर सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज। तो दरअसल में ना ये प्लेटफॉर्म अभी इफेक्ट में आ चुका है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना आधार की, तो आप लोग जानते होंगे आधार दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड आपको डिजिटल आईडी देखने को मिल जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास आपको उधार देखने को मिल जाएगा आधार। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल है अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी मोबाइल फोन लेने जाते हो तो वहां पर, या ये सॉरी मोबाइल फोन ही सिम लेने जाते हो, या फिर आपको कुछ सरकार की तरफ से बेनिफिट्स लेने होते हैं तो ऑथेंटिकेशन किया जाता है ना। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक आधार को 100 बिलियन टाइम से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा चुका है अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिर ये प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च किया गया दोस्तों? ये प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आधार के आसपास जो प्रोसेसेस है ना उसको हम आसान बना पाए एंड एक अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस यहाँ पे दे पाए। दैट हैज बीन द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। अब इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से पता क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट है एंड साथ ही साथ हमारी जो प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है ना, वो यहाँ पर ये जो उधार ऑथेंटिकेशन मतलब कि क्या सही बंदा है भी या नहीं है, उस सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम मेजरली चाहते हैं? हम चाहते हैं जो SWI की मैंने आपको बताया था, ये सोशल वेलफेयर, ठीक है, इनोवेशन, नॉलेज, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे लोगों को ईज ऑफ लिविंग हो पाए, उनको बेटर सर्विसेज हम यहाँ पे मिल पाए। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ना अलग अलग सेक्टर है, जैसे आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, आपका ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गया, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हो गया। डेफिनेटली उन सेक्टर्स के अंदर आधार की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हम ये आसान कर पाएँ। बाकी इसके अलावा मान लो किसी कंपनी में स्टाफ की अटेंडेंस को देखना है ना, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइड यहाँ पे किया गया है कि ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं आधार को और भी पीपल फ्रेंडली यहाँ पे बनाएंगी एंड डेफिनेटली इससे लोगों को ही बेनिफिट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आधार बेस्ड सर्विसेज काफी आसान हो जाएंगी। दैट इज द एंटायर फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल। बाकी सबमिशन और अप्रूवल प्रोसेस काफी आसान कर दिया गया है इस नए पोर्टल के अंतर्गत। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है, दैट इज ऑसिलॉट। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो आप लोग ना कहीं आईटी पढ़ते हो, मतलब जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, उसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, आई एम श्योर आपने उसमें अंदर ना क्वांटम कंप्यूटिंग और आपके क्लासिकल कंप्यूटिंग के बीच का अंतर आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्चुअली पता क्या होता है, जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं अपने आप में काफी ज्यादा आपको एडवांस्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों देखने को मिलते हैं ये एडवांस? क्योंकि एक्चुअल में आप इस बात को नोटिस करो कि यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है क्यूबिट्स को। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था क्यूबिट्स क्या होता है। तो क्यूबिट्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये 0 को 1 को एंड इनफैक्ट 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली पता क्या, क्लासिक कंप्यूटर में या तो आपकी जो बिट होती है वो या तो 0 होती है या 1 होती है, पर क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आप नोटिस कर पाओगे ना यहाँ पर 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट इसके जो प्रिंसिपल है क्वांटम कंप्यूटिंग के, जैसे आपका सुपरपोजिशन हो गया, है ना, जहां पर हम नोटिस करते हैं कि 0 एंड 1 एट द सेम टाइम, या फिर इंटेंगलमेंट हो गया जहां पर वो लिंक रहते हैं अलग अलग क्यूबिट्स। तो ये अपने आप में प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं। एंड इनफैक्ट इन्हीं पर्टिकुलर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करके हमारे पास अलग अलग क्वांटम चिप्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होती हैं जो कंप्यूटर चिप होती हैं, एंड ये क्वांटम कंप्यूटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। एंड क्वांटम क्यूबिट्स का ये इस्तेमाल करके अपने आप में बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वांटम चिप्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट का मजोराना 1, ठीक है ना, ये वर्ल्ड की पहली क्वांटम प्रोसेसर इसको माना जाता है। उस तरह से गूगल विलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना पहले भी मैंने प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। गूगल विलो दरअसल में ये जो क्वांटम चिप है ये गूगल की है एंड ये
5 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन ईयर लगेंगे। व्हाट इज सेप्टिलियन? सेप्टिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 24। तो यानी कि 10 × 10 की पावर 24 ईयर इतना टाइम लगेगा एक ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, जो कि क्वांटम चिप केवल और केवल 5 मिनट में कर देगी। उसके अलावा IBM का हेरोन, ये भी बहुत फेमस है। एंड गूगल का साइकामोर। साइकामोर दरअसल में ना वो क्वांटम सुप्रीमेसी इसने अचीव करी थी। क्वांटम सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? अगर क्वांटम कंप्यूटर कोई मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर गए फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर, उसको क्वांटम सुप्रीमेसी बोलते हैं। तो गूगल साइकामोर ने क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव करी थी अराउंड 2019, उसलिए ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था। तो अभी क्या हुआ है? अभी दोस्तों हमें एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अमेजोन ने बनाई है। जो अमेजोन वेब सर्विस है ना, AWS, उसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टर टेक्निक्स के थ्रू बनाई गई है। एंड ये मटेरियल इस्तेमाल करती है टेंटल। ठीक है, और इसका नाम ऐसा क्यों रखा? देखो दरअसल में जो कैट होती है ना, ऑसिलोट कैट, उसके ऊपर यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने ना, आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने श्रोडिंजर्स कैट के बारे में पढ़ा होगा, है ना? जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि कैट की स्टेट हमें आइडिया नहीं होता, तो एक टाइम पे कैट बोथ अलाइव एंड डेड हो सकती है। श्रोडिंजर कैट इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी भी होगी, ठीक है ना? तो उसी के ऊपर यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। एंड ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली अमेजॉन वेब सर्विस का ऐसा मानना है कि इससे कहीं ना कहीं जो फिजिकल क्यूबिट्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगी इनकी इस डेवलपमेंट के साथ। एंड उससे क्यूबिट या क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम चीज़ें डेवलप कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर अमेजोन का कहना है। इसलिए जो ये इन्वेंशन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। दोस्तों बात करें अब ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था चोला नाइकन ट्राइब के बारे में, तो ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, जो कि 1960 का एक्ट है, उसके अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि WPA के अंदर, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। INS इस्तेमाल की बात करें तो ये आपका क्या है? ये आपको एक फ्रिगेट देखने को मिलती है, ठीक है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।